मंच पर उपस्थित विनय जी और सर, आप लोगों के बीच में मुझे बोलने का जो मौका मिला है ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। पहले सत्र के मुकाबले लोग थोड़े कम हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर बात है, क्योंकि गंभीर बात सुनने के लिए मैं कड़वी बातें करता हूँ, हर मंच से कड़वी बात कहता हूँ, जिसको कोर्स करेक्शन के लिए कहना चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर आपने कुछ लिख दिया, ऐसी बातें अगर लिख दी आपने, ट्विटर पे लिख दिया, ट्रोल कर दिए जाएंगे, गाली पड़ जाएगी, तो नुकसान नहीं होता, उससे आदमी बड़ा ही होता है। और आपकी बात लोग सुन रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अभी आप लोग सभी लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर या टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस ने बहुत तरह की बैरिकेडिंग वगैरह की है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब और हरियाणा तो मैं नहीं कहूंगा, इसमें ज्यादा पंजाब के किसान थोड़े परेशानी में है। क्यों परेशानी में है? खेती की वजह से नहीं। मैं कह रहा हूं ना, कड़वी बात है, खेती की वजह से परेशानी में नहीं है। एक, इसके कई सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन हैं, आप सबको पता है। एक रीजन ये है कि भारत कभी चांद में पहुंचता है, कभी मंगलयान छोड़ रहा है, कभी व्योम छोड़ रहा है, एक तरक्की हो रही है। दुश्मन मुल्क, मैं सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूं, दुश्मन मुल्कों को ये शांति, ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है। उनके कलेजे पे सांप लौट रहा है, चंद्रयान भी लौट रहा हो सकता है। लेकिन एक और इससे जुड़ा हुआ एक और मसला हम कहेंगे आपसे कि आज की तारीख में एक विषय है जिसमें हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रीय संगोष्ठी है इस पर, तो विकसित भारत का स्वप्न और युवा, ये तीन कीवर्ड है इसमें। विकसित भारत, दूसरा वर्ड है स्वप्न, और तीसरा है युवा। इन तीनों को अगर हम सपना नहीं देखेंगे तो कभी भी ये पूरा नहीं हो सकता है। हमारे कई बड़े महापुरुषों ने कहा है, शायद एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा कि कोई सपना आप देखो तो पूरा करने के लिए दिन सोना नहीं होता है, और ऐसी कुछ बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। तो एक सपना देखना होगा, और वो सपना कौन देखेगा? बुजुर्गों के अनुभव से और उस अनुभव पर चलने वाले युवा करेंगे, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है विकसित भारत। विकसित भारत यानी विकास को के एक लक्ष्य को, विकास देखिए एक मंजिल नहीं है, विकास एक सफर है। और वो विकास कैसे हासिल होगा? विकास किसको कहते हैं? आप सभी लोग इनमें से बहुत सारे मुझे अभी बता रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। विकास किसको कहते हैं? डेवलपमेंट क्या है? क्या अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, बढ़िया पुल, बहुत अच्छा प्रति हेक्टेयर उपज, मैन्युफैक्चरिंग, ये विकास है? अगर ये विकास है तो मिडिल ईस्ट, अब ये मिडिल ईस्ट का जो वर्ड है ना, मैं इस पे भी, मिडिल ईस्ट हम क्यों कहते हैं? हमारे तो पश्चिम एशिया का हिस्सा है वो, हमारे तरफ से पश्चिम में पड़ता है ना, हम मिडिल ईस्ट कहते हैं क्योंकि हमारे लैंग्वेज में हमको ये बताया गया है कि जो यूएई है, अबू धाबी है, दुबई है, सऊदी अरब है, ये मिडिल ईस्ट के देश हैं। ये हमारे से ईस्ट में कैसे पड़े? हमारे से तो पश्चिम में पड़े ना, तो हमको मिडिल ईस्ट कहने का क्या हक है? हम मिडिल ईस्ट उनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम ऐसा कह रहा है, क्योंकि यूरोप ऐसा कह रहा है, क्योंकि अमेरिका ऐसा कह रहा है। तो हम अमेरिका और यूरोप की शब्दावलियों को अपने भाषा में, अपने संस्कारों में जोड़ चुके हैं। हमारे हिसाब से जो डेवलपमेंट की परिभाषा होनी चाहिए वो ये है कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ, समृद्धि के साथ साथ हमारे भाषाई, हमारे परंपरागत संस्कारों का भी उन्नयन हो, जिसको हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास भाषा के आधार पर होगा। भाषा की उन्नति, क्या हम क्यों सिर्फ अंग्रेजी पढ़ें? अंग्रेजी बेशक पढ़ें, ग्लोबल लैंग्वेज है और तमाम बहुत सारे इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, इतने सारी लैंग्वेज है, इतने तो विविधता पूरी दुनिया में कहीं एक साथ किसी एक देश में तो मुझे दिखने को नहीं मिलती है। तो भारत, अगर हम ये कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो इसका गलत डेवलपमेंट में रक्षा की भी बात आती है।
तो वसुधैव कुटुंबकम कह के कोई ये न कहे कि पूरी दुनिया को परिवार बनाने वाले हैं। उसके आगे एक और पद है, उदार चरितानाम की, उदार चरित वालों के लिए, जो हमसे अनुदार होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं, स्वदेशी भी हैं, विदेशी भी हैं, खरीदे हुए भी हैं, बनाए हुए भी हैं, जिसका हम लोग सब समय सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, करते हैं, है ना। अब कुछ साल पहले, मतलब देखिए मैं आपको कह रहा हूं कृषि की बात में पंजाब वाली बात से शुरू हुआ था। कृषि, हमारे मन में एक धारणा यह है कि पंजाब एक बहुत अमीर राज्य है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या अमीर राज्य है? प्रति व्यक्ति अगर इनकम के आधार पर देखा जाए, प्रति व्यक्ति आमदनी के आधार पर देखा जाए, तो पहले 15 राज्यों में पंजाब नहीं है। आप 2017, 18, 19, 20 जो भी आपके आंकड़े हैं आप देख सकते हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि वहां पर सब्सिडी बहुत दी गई है। ट्रैक्टर खरीदो तो सब्सिडी, बीज खरीदो तो सब्सिडी, खाद मतलब मैन्योर नहीं, उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदो तो सब्सिडी, रात में अगर आप ट्यूबवेल चलाओ तो उसके लिए बिजली, हर चीज के लिए। और जब आप उपज कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, उन्होंने, वो अन्नदाता है, लेकिन इसकी वजह से जो बुरे परिणाम हुए, मैं उसकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा। बुरे परिणाम ये हुए कि ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री में मिली तो लोग, और रात में, मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ आपको। पंजाब में फ्री एग्रीकल्चर के लिए बिजली जो फ्री वाली आती थी वो रात के 2 बजे आती थी। अब रात में कोई जाग करके तो मोटर नहीं चलाएगा, तो वो ऑन करके सो जाता था, और वो सुबह 7 बजे 8 बजे तक पानी जितना जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा ट्यूबवेल से पानी खेतों में पहुंचता था। इससे क्या हुआ कि जो वाटर टेबल है, आप पंजाब के 7 जिलों को देखिए, वो डार्क जोन में है, वहां पर पानी नहीं है। दूसरा, सिंचाई हो, बाकी चीजें जो तकनीक है उसके आधार पर जो हरित क्रांति हुई, पहले तो ये रोटी का कटोरा था, अब ये जो है धान का कटोरा हो गया। तो धान आप उगाएंगे, एक आंकड़ा ये कहता है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, ऐसी जगहों पर जहां बारिश सालाना 120 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, वहां 1 किलो चावल उगाने में 3000 लीटर पानी खर्च होता है। पंजाब, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप 1 किलो चावल उगाएंगे तो उसके लिए आपको 5000 लीटर पानी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी भी दोमट है। तो पानी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, प्रोड्यूस कम हो रहा है, लेकिन उस पर एमएसपी है। तो इसकी वजह से देखिए, अर्थव्यवस्था की एक सही स्थिति तो यही है कि जो लोग, जितने कम लोग एग्रीकल्चर करेंगे, प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और बाकी लोग बाकी उद्योगों में शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब चावल और गेहूं उगाने से आर्थिक सुरक्षा मिल रही थी तो लोग एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी उद्योगों में नहीं गए। यही वजह है कि आज आप देखिए पंजाब की स्थिति यह है कि जैसे जैसे उनका कृषि पर अधिशेष कम होता जा रहा है, वैसे वैसे बेचैनी बढ़ रही है, और बाकी उकसावों के साथ वो कभी आपको दिल्ली घेरते हैं, कभी अंबाला के ये शंभू बॉर्डर पे आते हैं। ये एक रीजन है, इसका सॉल्यूशन खोजना होगा। दूसरी बात, शिक्षा की बात मैं करना चाहता हूं, अभी हम लोग और चर्चा कर रहे हैं। भारत में 53% ग्रेजुएट ऐसे हैं, एक व्हील बॉक्स नाम के संस्था का एक अध्ययन है, कि जो रोजगार दिए जाने लायक नहीं है, रोजगार योग्य नहीं है, उनको नौकरी नहीं दी जा सकती क्योंकि स्किल नहीं है। हम में से कितने लोग, देखिए देश में मूल रूप से शिक्षा की तीन स्ट्रीम है, अगर ज्यादा होंगे तो मुझे करेक्ट करिएगा, कॉमर्स है, आर्ट्स है और साइंस है, ग्रेजुएशन के लेवल पर, इंजीनियरिंग और तमाम जोड़ के। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति सिर्फ किसी एक लैंग्वेज में किसी तरह ग्रेजुएट हो जाए, वो अपने आप को ग्रेजुएट तो कहता है, लेकिन उसकी उम्मीद ये होती है कि एक सरकार उसको एक बुला करके एक नौकरी देगी, वैकेंसी निकालेगी, और अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं है तो वो अपने आप को बेरोजगार की श्रेणी में गिनता है। तो हमारा जो युवा वर्ग है, जिसमें करीब, अभी मुझे जितना जानकारी है आंकड़े की, करीब उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% युवा जो है वो वहां पर एनरोल किए हुए हैं, यानी बाकी लोग उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं है। हालांकि पिछले 15 साल में आंकड़ा ये भी कहता है कि हमने हर रोज 4.5 कॉलेज खोले हैं, मतलब
अगर वो आंकड़ा दिन के हिसाब से खोल देखा जाए तो पिछले 15 सालों में हमने 4.5 कॉलेज रोज खोले हैं, एवरीडे कॉलेज हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या ऐसे ही बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो जो बढ़िया नहीं है, हमारा काम यह है कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए और सपना देखने के लिए उन बच्चों की आंखों में भी सपने भरें, उनकी आंखों में भी रंगीन जाए। कैसे होगा ये? तो हमको डेवलपमेंट के लिए जॉब्स क्रिएट करने होंगे। जॉब्स कहाँ से क्रिएट होगी? जरूरी है कि सरकार कितनी नौकरियां क्रिएट कर देगी, सरकार के भरोसे मत रहिए। ये देखिए एक नया फील्ड है मैन्युफैक्चरिंग। आप सब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर चीन के डेवलपमेंट का बहुत नगाड़ा पीटा जाता है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे कहता हूँ, चीन से तुलना करते हैं भारत की। कोई भी जो अर्थशास्त्री बोल रहा हो वो बोले कि भाई चीन के 5 शहरों के नाम बता दो। चीन के 5 शहर का नाम नहीं बता पाएगा। वो तो कोविड की वजह से लोगों को वुहान पता चल गया, नहीं तो शंघाई और बीजिंग के अलावा तीसरा चौथा पांचवा शहर नहीं पता था। तो आप चीन का मॉडल बता रहे हैं, चीन आप गए नहीं, मॉडल कहां से दिखा दिया आपने? वो तो जो आंकड़ा बता रहा है, जो शहर दिखा रहा है, जो फोटो रिलीज कर रहा है, वो आपके हाथ में है। यहां पर एक ये आंकड़ों की बात मैं करता हूं, पत्रकार लोग आंकड़े बहुत बताते हैं। आंकड़ा ये है कि जिन देशों ने पिछले 15 सालों में कम से कम 4.5% की ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है, उनमें से 9 कंट्री हैं। उनमें से एक ही कंट्री है, बोत्सवाना को छोड़ करके, जहां पे लोकतंत्र निरंतर रूप से है। लोकतंत्र, डेवलपमेंट के लिए लोकतंत्र की बहुत जरूरत है। अब 1-2 एग्जाम्पल अभी हम लोग बात कर रहे थे, विनय सर को मैं बता रहा था कि बुंदेलखंड में, अब किसानों की बात हो रही है ना, लोगों ने कभी कोई भी किसान धरना प्रदर्शन करने नहीं उतरा। सिर्फ 2011 के 1 जनवरी से लेकर 31 मई के बीच में 541 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसी के कान पे जू नहीं रहेगी। आपको पता है पश्चिम बंगाल, वहां पर आप बर्धमान चले जाइए, यहाँ हर जिले में, वहां पर तो बहुत पहले तो किसानों के हितधारी पार्टी का शासन था। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं, लेकिन लोग जब दावा करते हैं तब उसका खंडन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तो किसानों के हित की बात करने वाले और औद्योगिक मजदूरों के हित की बात करने वाली पार्टी थे। आपके राज्य में कैसे आत्महत्या हो रही थी किसानों की? पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। बुंदेलखंड में 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे, मायावती सरकार के समय में आया। 30,000 तालाब बनाएंगे, अखिलेश सरकार के टाइम में आया। वो ना आपको 10 करोड़ पेड़ लगाने पर तो जंगल बन जाता है। कहीं आपको बुंदेलखंड में घूम ले, वहां पर वन आच्छादित इलाका जो है 3% से कम है, ज्यादा नहीं है। तो जब आपके नीयत में खोट होगा तब आपकी नियति भी खराब होगी। तो यही वो वजह रही। तो बुंदेलखंड हो या जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं नियामगिरी है, वहां पर देखिए कालाहांडी का नाम सुना है आप लोगों ने? कालाहांडी को एक टाइम था जब यहाँ के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि लगभग कालाहारी है। कालाहारी रेगिस्तान तो जानते होंगे। तो कालाहांडी में लोग जड़ मूल खा के रहते हैं, भूखे मर जाते हैं। 1982 की बात है, अकाल आया था। उस समय अकाल आया करते थे। अब कालाहांडी को आज खोजेंगे तो आपको एक जिले का नाम मिलेगा, उसका नाम है भवानीपटना। भवानीपटना में किसानों की दशा ऐसे योजनाओं के जरिए बदली गई है कि आज वो इलाका धान का कटोरा कहा जाता है उड़ीसा का। इतना धान प्रोडक्शन होता है, इतनी हरियाली है, इतना पानी जमा करने की योजनाएं चली हैं। तो अपडेट नहीं होना ये भी एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आपके माइंडसेट में भरा जाता है कि यार कालाहांडी तो बहुत गरीब इलाका है। एक ये लोग बोलते हैं केवी के ट्रायंगल, कालाहांडी, बोलंगीर और ये उड़ीसा का सबसे गरीब इलाका है। ये चीजें जो है ना, ये आपको सोशल मीडिया के जरिए और तमाम जो आजकल चल रहा है उसके जरिए खास तबका भरने की कोशिश करता है आपके दिमाग में। आप उससे निकले, फैक्ट चेक करें। बहुत जगहों पर खुशहाली भी आ रही है और बहुत जगह जहां पर इन्होंने कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं होने दिया। क्रिएट इसलिए नहीं, जैसे मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। बुंदेलखंड में में पानी लाने के लिए 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना चली है, पता है ना आपको, केन और बेतवा को। वो अटल बिहारी वाजपेयी का उनका सपना था डेवलपमेंट का। नदियों को जोड़ के केन का पानी, बेतवा का पानी केन तक लाया जा रहा है। तो बुंदेलखंड में भी डेवलपमेंट हो रहा है। या देखिए
क्रॉस चेक हमको करना चाहिए, जहां दिक्कत है वहां कोर्स करेक्शन के लिए सरकार को बोलना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी विकसित भारत का सपना हमारा तभी पूरा हो पाएगा। ये मुझे कहना, अगर कोई सवाल हो तो हम लोग बाद में सेशन में जाएंगे। धन्यवाद।